वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते थे। तो जैसे उसमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन, तो आज हमें कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल पढ़ना है कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को सब कैसे इफेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला जो लॉ आया था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमें सबसे पहले जानना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य अनुपाती का नियम। अब जो ये लॉ था, ये लॉ 11th में पढ़ाया जा चुका है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस लॉ में क्या था कि जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं A + B और इससे बन जाता है प्रोडक्ट। इसके लिए अगर हमको रेट लॉ निकालना होगा तो इसके लिए जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के कंसंट्रेशन पर और मल्टीप्लाई B के कंसंट्रेशन पर। अब इसमें A और B यहाँ लिख देते हैं, A और B ये है रिएक्टेंट, अभिकारक। और अगर अब इसमें A पर ब्रैकेट इस तरह बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, और उसी तरह अगर हमको B का करना है तो इसको बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। हिंदी में बोलेंगे मोलर सांद्रता, ठीक है, इसको बोलेंगे मोलर सांद्रता। और ये किसका, A की मोलर सांद्रता, और इसको बोलेंगे B की मोलर सांद्रता। तो पूरा लिख देते हैं इसका B की मोलर सांद्रता, तो इसको बोलेंगे B की मोलर सांद्रता। तो यहाँ पे A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन है। तो अगर इसका हमको डिफिनीशन अगर यहाँ लिखना हो तो डिफिनीशन ये लिख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट का डिफिनीशन अगर देना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम चीज़ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट का डिफिनीशन अगर देना होगा तो डिफिनीशन ये देंगे कि मोलर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। अब इसमें अगर यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है, जैसे देखते हैं A + B और इससे बन गया प्रोडक्ट, और इसी में साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल a और यहाँ लिखा है स्मॉल b। तो स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, ये है कोफिशिएंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते समय किसी भी मॉलिक्यूल के पहले कुछ नंबर लिखते हैं, वो नंबर ही कहलाता है गुणांक या फिर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर ये कोफिशिएंट दिया हो तो इसके लिए हमको अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको रेट लिखना हो तो इसके R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन A मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन B, और इसके ऊपर पावर लिख देते हैं, और पावर कितना होता है, इसका कोफिशिएंट ही इस पर पावर जाता है A और B। तो कभी भी अगर इसमें कोफिशिएंट दिया हो तो इस पर पावर सेम पावर लगा देते हैं। A कोफिशिएंट है तो इस पर A का पावर हो जाएगा, और B कोफिशिएंट है तो यहाँ पे B का पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना हमें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे, वो हो गया K, और A पर पावर A और B पर पावर स्मॉल b। अब ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में जो K है उस K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे वेग स्थिरांक। तो ये हमें K मिल गया। तो हमें क्या पता चला कि द्रव्य अनुपाती नियम क्या कहता है कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसका अगर हमको रेट निकालना है तो रेट कैसे निकलेगा, जो भी रिएक्टेंट है उसका मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके मोलर कंसंट्रेशन पे उस पर सेम जो कोफिशिएंट है उसका पावर लिख देंगे, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें
के का डिफिनीशन देखना है कि के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, और इसका डिफिनीशन क्या होता है ये हमें देखना है। तो इस इक्वेशन में अगर मोलर कंसंट्रेशन ए, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1, और उसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं 1। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 रख दी, यहाँ पे, तो 1 पे पावर ए है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 1 पे पावर बी है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, फिर R इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है, तो R इक्वल टू के हो जाएगा। तो यही से इसका डिफिनीशन निकल के आएगा। डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट का अगर मोलर कंसंट्रेशन अगर हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो उस समय जो रेट आता है उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज 1, ठीक है। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो ये पूरी चीज़ थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। अब जो यहाँ पे रेट आ रहा था, रेट इक्वल टू के, और ए पे कंसंट्रेशन ए और बी पे कंसंट्रेशन स्मॉल बी था, ठीक है, और स्मॉल बी क्या था, इसका कोफिशिएंट था। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसमें अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन ही है तो उसका अगर रेट का इक्वेशन देखेंगे तो रेट का इक्वेशन ये आ रहा था, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि अगर इसमें इसका कंसंट्रेशन को रख देते हैं कांस्टेंट, और इसके कंसंट्रेशन को हम क्या करते थे, चेंज करते थे। तो क्या हुआ कि जब इसमें इसके कंसंट्रेशन को सेम रख के इसके कंसंट्रेशन चेंज किया गया, तो उस समय रेट जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा हुआ कि इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से इसको कांस्टेंट रख के इसको चेंज किया गया, तो बहुत सारे रिएक्शन में इस पर भी जो पावर होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग ये रेट चेंज नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक जो है नया लॉ आया जिसको बोलते हैं रेट लॉ। तो नया लॉ आया, इसके बाद है वो रेट लॉ। तो अब हमें जानना रेट लॉ क्या होता है, इसका हिंदी बोलते हैं वेग का नियम। तो अब हमें पढ़ना है रेट लॉ क्या होता है। अब इसके पहले तक क्या चल रहा था, लॉ ऑफ मास एक्शन चल रहा था जो 11 का टॉपिक था। अब हमें रेट लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें ये है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था ये कैसा था, ये थ्योरेटिकल बेस्ड था, इसमें जो भी कोफिशिएंट था वहीं इसका पावर जाता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सेम इसी इक्वेशन में अगर इसके लिए रेट लॉ का अगर हमको ये इक्वेशन निकालना होगा तो इसके लिए हम R लिखेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और A और B हो गया। लेकिन इस पे जो पावर है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट था वहीं से पावर जाता था, यहाँ पर एक अलग नंबर होगा, वो हो जाएगा, एक x हो जाएगा एक y हो जाएगा। अब ये x y है क्या ये हमें जानना है, ठीक है। तो उसके पहले तो सबसे पहले R इक्वल टू ये हो जाएगा k, और A पर पावर x और B पे पावर हो जाएगा y। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलेंगे रेट लॉ इक्वेशन, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग के नियम का समीकरण। वेग का नियम है तो वेग के नियम का समीकरण इसे बोलते हैं। अब इसमें ये जानना है जो x है और यहाँ पे स्मॉल a है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, उसी तरह से y और स्मॉल b में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो x है वो होता है a के बराबर हो सकता है, या फिर x की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है a से, या फिर तीसरा कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू कम हो सकती है a से। तो ये तीनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो a के बराबर भी हो सकता है, a से कम भी हो सकता है, a से ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरीके से जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू इस b के बराबर भी हो सकता है, y की वैल्यू b से अधिक भी हो सकता है, और y की वैल्यू b से कम भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी केस हो सकता है। तो यहाँ पर ये पता चला कि जो x की वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अब जो यहाँ पर x और y है इसको क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि a पे पावर था तो इस पे विथ रिस्पेक्ट टू है। उसी तरह y को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, ये हो जाएगा, ठीक है। और साथ में x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बोल देंगे अभिक्रिया की कोटि। ये हिंदी में बोलते हैं इसको अभिक्रिया की कोटि। उसी तरह इसको बोलेंगे कि ए के अनुसार अभिक्रिया की कोटि, इसको बोलेंगे बी के अनुसार अभिक्रिया की कोटि। तो इसको बोल देंगे ए के अनुसार अभिक्रिया
की कोटि। तो ये हो गया ए के अनुसार अभिक्रिया की कोटि, और वाई को क्या बोलेंगे, बी के अनुसार अभिक्रिया की कोटि। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें x और y की वैल्यू निकालते कैसे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंट का ही यूज करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि इसके कंसंट्रेशन को, जो b का कंसंट्रेशन है उसको क्या करेंगे, पहले सेम रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ a के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, और a के कंसंट्रेशन के चेंज करने पर इस रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और क्या करेंगे, इसके कंसंट्रेशन को सेम रखेंगे और इसके कंसंट्रेशन को वेरी कराएंगे। तो इसका और रेट का रिलेशनशिप निकालेंगे, क्या रिलेशनशिप आ रहा है उससे क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि हमेशा इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन था वो कैसा होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू बताता था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। यहाँ लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। दूसरी चीज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए पे जो पावर होगा वही इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। उसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी पे पावर कितना 1/2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पूरे रिएक्शन का हो गया। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए इस वैल्यू को इस वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 3/2 + 1/2। इन दोनों को जोड़ा गया तो वैल्यू आ गया 2। तो पूरा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर पूछा गया तो हो जाएगा 3/2, और बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह यहाँ पर अगर हमको यही सेम वैल्यू ए, बी और सी, तो सबसे पहले बी निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 3/2, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ लगा हुआ है। उसी तरह सी में निकालेंगे कि बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हो जाएगा 3/2, और ये में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 0। दोनों को जोड़ दिए तो 0 आ गया। उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे तो ए, बी और सी, ये 3 निकालना है। तो बी में क्या निकालना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका हो जाएगा -1/2। उसी तरह अगर हमको बी का निकालना हो तो बी पे जो पावर है वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ए के लिए इसको जोड़ देंगे, तो 2 और 1/2 को अगर जोड़ देते हैं तो आता है 3/2, ये आ जाएगा, प्लस में ही रहेगा, ये 3/2 ये आ गया। उसी तरह हमको इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, ए, बी और सी। तो हमको अगर सबसे पहले बी निकालेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इस पर कोई पावर नहीं दिया गया, इस पर अगर पावर नहीं दिया गया है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1, क्योंकि कोई पावर नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू आती है 1। उसी तरह बी का हो जाएगा इसका 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन दिया हो, इसको बोलते हैं रेट लॉ समीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं वेग का समीकरण। तो अगर वेग का समीकरण अगर दिया हो तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे एक चीज़ और पता चला, तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और फ्रैक्शन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हमें अगला टॉपिक जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, के, इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होते हैं कि रेट कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, रेट भी इंक्रीज करेगा। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। पहला ये था। अब दूसरा ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और कितना इंक्रीज करता है, इसकी वैल्यू अगर 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा डबल हो जाता है, 2k हो जाता है। ये चीज़ आपने पढ़ाया था उसमें रेट में भी। तो एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री बढ़ाने पर दोगुना क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता था, रेट इंक्रीज कर जाता था, रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता था, इसी कारण जो है रेट भी इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे ये था। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो के का वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैल्यू ऑफ के क्या है, नॉट डिपेंड
अपॉन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन अगर इसका हम कुछ भी घटाते हैं बढ़ाते हैं के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद फोर्थ है कि एक ही अगर रिएक्शन है, इस रिएक्शन है तो इससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर एक ही रिएक्शन है, इसमें अगर इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या होगा, के वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस पे फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ रेट चेंज हो जाएगा, लेकिन के वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलग अलग रिएक्शन है तो अलग अलग रिएक्शन के लिए क्या होगा, अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है। तो एक ही रिएक्शन की बात करते हैं, अगर एक रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। तो जैसे ये वाला इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मान लेते हैं ये और प्लस हो गया बी, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए अगर एक और बी का कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो इस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है, अगर इक्वेशन ही कुछ अलग है, ठीक है, इक्वेशन अलग होने का मतलब अगर ये रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग बन रहा है। जैसे कि एक ले लेते हैं P और साथ में ले लिए Q, इन दोनों का रिएक्शन होके बन गया प्रोडक्ट। इसमें यहाँ पे स्मॉल q हो गया, स्मॉल p हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए जो k का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग इक्वेशंस के लिए k की वैल्यू अलग होता है, लेकिन एक ही इक्वेशन के लिए कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर भी रहे हैं तो भी k का वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट थे बेसिक, हमें जानना था रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और जानना है रेट कांस्टेंट के बारे में, वो होता है इसकी यूनिट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है ये समझना है हमको। तो इसकी यूनिट कैसे निकलता है, ये है रेट। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं के एक्स और इस पे है बी वाई, ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर के का यूनिट निकालना है, ये हो गया कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम सिर्फ लिख देते हैं सी लिख दिया और सी पे पावर हो जाएगा एक्स, और इस ये भी हो गया कंसंट्रेशन, इस पे पावर हो जाएगा वाई। और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और हो जाता है सेकंड। तो मोल पर लीटर को ही यहाँ पे लिखा जा रहा है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन है, तो सी बाई सेकंड इसको लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा के और सी पे पावर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब जो एक्स प्लस वाई है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स प्लस वाई को भी बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एन से। तो यहाँ इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं सी बाई सेकेंड इक्वल टू के, और इस सी पे पूरा पावर हो जाएगा एन का। अब हमको निकालना है के निकालना है, तो के इक्वल टू सी बाई सेकेंड, और इसको इधर ले आते हैं तो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा सी पे पावर एन। अब जो है इसको अगर नीचे ले आते हैं तो ये तो 1/2 नीचे है ही, और ये c बाई सी पावर n है, तो इसको क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/c पे हो जाएगा, ये नीचे गया तो इस पे पावर हो जाएगा -1, तो जाए तो c पे पावर n-1 हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट हो गया। तो अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, जो k है, k इक्वल टू है 1/2 और 1/c पे हो जाएगा n-1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब जो कंसंट्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर सेकंड। अब यहाँ लिख देंगे 1/2 और इसको लिखेंगे 1/c और इस पूरे पे पावर n-1, तो k का यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ जो c है ये है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो यहाँ नीचे दिया है तो नीचे मोल और ऊपर लीटर हो जाएगा, तो 1/2 और ऊपर हो जाएगा नीचे मोल और ऊपर हो जाएगा लीटर, और इस पूरे पे पावर हो जाएगा n-1। तो ये k का यूनिट हो गया। तो k का जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ये 3 पढ़ना है। तो एक एक करके हम सबकी यूनिट आपको बता देते हैं कैसे यूनिट निकलता है। तो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख के इसका k का यूनिट निकालेंगे। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k का यूनिट हो जाएगा 1/2, इस पे लीटर डिवाइड बाय मोल पर पूरे पे n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 0-1 इसको पूरे को लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो हो गया -1। तो 1/2 और लीटर पर मोल दिया हुआ है और यहाँ -1 दिया, तो इसको माइनस को प्लस करना रहा है तो ऊपर मोल और नीचे लीटर लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल, लीटर पे -1 और सेकंड पे माइनस, ये दोनों को ऊपर ले गए तो लीटर पे -1 सेकंड पे -1। तो ये इसकी यूनिट हो गई 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखना हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए इसकी यूनिट क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 - 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गई तो पूरी ये यूनिट होगी 1, यूनिटी आ जाएगी 1 आ जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो k का हो जाएगा 1/सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाता है k का जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा सेकेंड पे -1। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर का हमें देखना है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 हो गया तो 2 - 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/सेकेंड, और लीटर पर मोल इस पे लिख देंगे 2 - 1, और 2 - 1 करेंगे तो पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आ गया तो 1 को लिखते नहीं, तो जो यूनिट हो जाएगा वो जाएगा मोल को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मोल पर -1, लीटर ऊपर है ही तो इस पे +1 ही रहेगा, और ये सेकंड है तो सेकंड पे -1, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ये सेकंड ऑर्डर का। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किसी का भी अगर हमको k का यूनिट निकालना हो, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना होगा तो ऐसे हम निकाल सकते हैं।